इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है। संसद के दोनों सदनों में विपक्ष जोरदार तरीके से हंगामे पर उतारू है। लोकसभा में वेल में उतरकर विपक्ष के सांसद हंगामा कर रहे हैं। विपक्ष के हंगामे पर कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान का बयान, मुझे सवालों का जवाब नहीं देने दिया जा रहा, ये कह रहे हैं कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान। विपक्ष सदन में आखिर तमाशा क्यों कर रहा है, ये सवाल पूछ रहे हैं कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान। आप जानते हैं 11 से 12 बजे तक संसद में प्रश्नकाल होता है और ऐसे में वो सवालों का जवाब कृषि मंत्री दे नहीं पा रहे, तो उनका ये बयान सामने है, निशाने पर विपक्ष है। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने बहुत किसान हितैषी सवाल पूछा है, मैं इसका जवाब देना चाहता हूं। ये सवाल किसानों के व्यापक हितों से संबंधित है। ये सवाल किसानों की आय बढ़ाने के लिए है। ये सवाल किसानों के कल्याण की योजनाओं के बारे में है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपका संरक्षण चाहता हूं। ये विपक्ष क्या तमाशा कर रहा है? माननीय अध्यक्ष महोदय, लोकतंत्र की हत्या प्रतिपक्ष कर रहा है। मुझे सवालों का जवाब नहीं देने दे रहा। मेरे सवाल किसानों से संबंधित है, गरीबों के कल्याण से संबंधित है। ये केवल लोकतंत्र की हत्या कर रहे हैं। किसानों का अधिकार है उनकी कल्याण की योजनाओं के बारे में जानना, ये उससे रोकने का प्रयास कर रहे हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं जवाब देना चाहता हूं। आप जवाब दो। हल्ला गुल्ले में माननीय अध्यक्ष महोदय, जवाब दो आप। माननीय अध्यक्ष महोदय, आज मैं दावे के साथ ये कहना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में पिछले 10 सालों में 11 सालों में किसानों की आय दुगनी करने के लिए अनेकों कदम उठाए गए। उत्पादन बढ़ाना, उत्पादन की लागत घटाना, उत्पादन के ठीक दाम देना, लाभकारी मूल्य देना, नुकसान हो जाए तो भरपाई करना, कृषि का विविधीकरण और प्राकृतिक खेती जैसे अनेक उपाय किए और उन उपायों के परिणाम स्वरूप माननीय अध्यक्ष महोदय, किसानों की आय बढ़ी है और लाखों किसानों की आय दुगनी से ज्यादा हुई है। क्वेश्चन नंबर 221 221 श्री माधव नैनी रघुनंदन राव। ऑनरेबल स्पीकर सर, क्वेश्चन नंबर 221। माननीय मंत्री महोदय। माननीय अध्यक्ष महोदय, एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है। माननीय सदस्य। Honorable Speaker sir, will the Minister of Agriculture and Farmers Welfare may be pleased to state the details of the schemes providing subsidies and other benefits available to the farmer, the instances of suicides by the farmers of the country and the steps taken to address the issue. The details of the direct benefit scheme made to the farmers include the Kisan Samman Nidhi. The details of the measures taken for welfare of the farmers, more particularly in the state of Telangana. माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने बहुत किसान हितैषी सवाल पूछा है, मैं इसका जवाब देना चाहता हूं। ये सवाल किसानों के व्यापक हितों से संबंधित है। ये सवाल किसानों की आय बढ़ाने के लिए है। ये सवाल किसानों के कल्याण की योजनाओं के बारे में है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपका संरक्षण चाहता हूं। ये विपक्ष क्या तमाशा कर रहा है? माननीय अध्यक्ष महोदय, लोकतंत्र की हत्या प्रतिपक्ष कर रहा है। मुझे सवालों का जवाब नहीं देने दे रहा। मेरे सवाल किसानों से संबंधित है, गरीबों के कल्याण से संबंधित है। ये केवल लोकतंत्र की हत्या कर रहे हैं। किसानों का अधिकार है उनकी कल्याण की योजनाओं के बारे में जानना, ये उससे रोकने का प्रयास कर रहे हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं जवाब देना चाहता हूं। आप जवाब दो। हल्ला गुल्ले में माननीय अध्यक्ष महोदय, जवाब दो आप। माननीय अध्यक्ष महोदय,
आज मैं दावे के साथ ये कहना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में पिछले 10 सालों में 11 सालों में किसानों की आय दुगनी करने के लिए अनेकों कदम उठाए गए। उत्पादन बढ़ाना, उत्पादन की लागत घटाना, उत्पादन के ठीक दाम देना, लाभकारी मूल्य देना, नुकसान हो जाए तो भरपाई करना, कृषि का विविधीकरण और प्राकृतिक खेती जैसे अनेक उपाय किए और उन उपायों के परिणाम स्वरूप माननीय अध्यक्ष महोदय किसानों की आय बढ़ी है और लाखों किसानों की आय दुगनी से ज्यादा हुई है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके सामने निवेदन करना चाहता हूं। पीएम किसान सम्मान निधि, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, उर्वरक सब्सिडी, MIS, इन योजनाओं के अंतर्गत ही विपक्ष सुन ले, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के अंतर्गत लगभग 4 लाख करोड़ रुपया किसानों के खाते में सीधे डाले गए। माननीय अध्यक्ष महोदय, आज तक नहीं हुआ, कभी न दिया किसानों के खाते में पैसे। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत 2,12,000 करोड़ रुपया सीधे किसानों के खाते में नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने डालने का काम किया। और माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपको बताना, आपके माध्यम से देश को बताना चाहता हूं, अकेली फर्टिलाइजर सब्सिडी पर नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने 14,06,000 करोड़ रुपया 14,06,000 करोड़ रुपया की सब्सिडी दी है। और माननीय अध्यक्ष महोदय, यूरिया की एक बोरी की कीमत माननीय अध्यक्ष महोदय 1,633 रुपया 24 पैसा है, जिसको नरेंद्र मोदी जी की सरकार 266 रुपया में दे रही है। एक बोरी 45 किलो की, उस पर 1,367 रुपया 24 पैसा किसानों को सब्सिडी देने का काम हमारी सरकार कर रही है। माननीय अध्यक्ष महोदय, DAP की एक बोरी 50 किलो की, उसकी कीमत 3,100 रुपया, लेकिन मोदी सरकार दे रही है 1,350 रुपया में। कुल मिला के अकेली उर्वरक सब्सिडी पे 14,06,000 करोड़ रुपया किसानों को दिए गए। और माननीय अध्यक्ष महोदय, MIS स्कीम के तहत किसानों के खाते में 1,62,000 करोड़ रुपया नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने डालने का काम किया है। माननीय अध्यक्ष महोदय, विपक्ष पे दम है तो सुन ले, किसानों के लिए हमने कितना काम किया है। किसानों से दाल, तिलहन और खोपरा की खरीदी नारे लगाने वालों की सरकार थी, तब की गई थी केवल 6 लाख मीट्रिक टन, हमने किया 1,70,000 मीट्रिक टन। माननीय अध्यक्ष महोदय, 1,70,00,000 मीट्रिक टन। और माननीय अध्यक्ष महोदय, ये सुन लें, गेहूं की खरीद पर, पीएम आशा योजना के अंतर्गत खरीद पर और धान की खरीद पर हमने क्रमशः 1,70,00,000 रुपया, 1,70,000 करोड़ रुपया, गेहूं की खरीद पर 6,04,000 करोड़ रुपया, धान की खरीद पर 14,43,000 करोड़ रुपया किसानों के खाते में डाले। और पूरा देश सुन ले, 11 साल में 43,87,000 करोड़ रुपया किसानों के खाते में डाल के उनकी जिंदगी बदलने का काम मोदी सरकार ने किया है। मेंबर, in the last 10 years, Adhyaksh Mahoday, the government of India has developed various new varieties of seeds and many new agricultural techniques.
Has any steps taken by the government to make the farmers aware of the campaign being launched to make the farmers aware about this issue? Could you please provide the details to this house? And second question is, in India more than 80% are small and marginal farmers. Could you provide full details of which government schemes are benefiting small and marginal farmers and whether these efforts are increasing the income of farmers? Lastly, Adhyaksh, could you provide the details of the agricultural schemes that have implemented the direct benefit transfer to ensure the seamless benefits of the farmers and citizens? What is the total amount dispersed through DBT in the current financial year 2025-26? Additionally, what are the estimated savings or benefits occurred to the government due to the DBT and other administrative reforms, and what specific measures have been contributed to these grains? धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। माननीय मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, जब इधर वालों की सरकार थी तब एक प्रधानमंत्री हुआ करते थे और वो कहते थे कि मैं 1 रुपया भेजता हूं तो 15 पैसा पहुंचता है, बीच का रास्ते में ही गायब हो जाता है। लेकिन ये नरेंद्र मोदी जी की सरकार है, तो 1 रुपया भेजते हैं तो सीधा 1 रुपया ही किसान के खाते में पहुंचता है डीबीटी के माध्यम से। माननीय सदस्य ने जो पूछा है, डीबीटी के माध्यम से पीएम किसान सम्मान निधि की राशि डाली गई। माननीय अध्यक्ष महोदय, 3,90,000 करोड़ रुपए की माननीय अध्यक्ष महोदय प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की राशि डाली गई 2,12,000 करोड़ की। माननीय अध्यक्ष महोदय, पीएम आशा के तहत जो राशि डाली गई 1,70,000 करोड़ की, गेहूं की खरीद की राशि डाली गई 6,04,000 करोड़ की, धान के लिए राशि डाली गई 14,43,000 करोड़ की, और माननीय अध्यक्ष महोदय कुल एमएसपी के खरीद की राशि को डीबीटी के माध्यम से डाली वो 22,17,000 करोड़ रुपए की राशि किसानों के खाते में सीधे अंतरित की गई है। और ये डीबीटी के कारण लगभग 4 लाख करोड़ रुपया जो इधर उधर फर्जीवाड़े में चला जाता था वो बचाने का काम भी मोदी सरकार ने किया है। एक एक पैसा डायरेक्ट डीबीटी के माध्यम से किसानों के खाते में पहुंचाने का चमत्कार अगर कर रही है तो नरेंद्र मोदी जी की सरकार कर रही है। क्वेश्चन नंबर 222 श्री शंकर लालवानी। क्वेश्चन नंबर 222। माननीय मंत्री जी, माननीय सदस्य। धन्यवाद माननीय सभा अध्यक्ष महोदय। मैं माननीय मंत्री जी का धन्यवाद देना चाहता हूं, उन्होंने बहुत ही विस्तार के साथ जवाब दिया है। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं, क्या संघ राज क्षेत्र लद्दाख के पुनर्गठन के बाद सड़क संपर्क में सुधार और विस्तार हुआ है, पहला। और दूसरा, मैं ये भी जानना चाहता हूं कि शीतकालीन विंटर सीजन में मुख्यालय से दूर क्षेत्र में संपर्क करने के लिए क्या क्या व्यवस्था सरकार ने कदम उठाए, ये माननीय मंत्री जी कृपया बताएं। महोदय, एक सड़क के संबंध में माननीय ने जो प्रश्न अभी पूरक के रूप में पूछा है उसकी विस्तृत जानकारी उत्तर में दी गई है, फिर भी मैं संक्षिप्त में उसको जरूर यहाँ रखना चाहूँगा। 72 वर्षों में महोदय, यानी कि आज़ादी के बाद से 2019 तक लद्दाख के यूटी बनने से पहले मात्र 1800 किलोमीटर सड़कें बनाई गई थी, लेकिन यूटी बनने के पश्चात लद्दाख में 2019 के बाद 1670 किलोमीटर महोदय सड़कें बनाई गई हैं। 100 से अधिक आबादी वाले लगभग सारी बस्तियों में सड़क संपर्क स्थापित कर दिए गए हैं। 230 किलोमीटर कारगिल जानसर रोड, 298 किलोमीटर निम्मो पदुम दारचा रोड कार्य प्रगति पर है।
जोन जिला सुरंग और सिंहकुला सुरंग का कार्य प्रगति पर है। 45 में पुलों का निर्माण हुआ है ताकि रोड को सपोर्ट मिल सके, और वैसे जहां नाला या कोई अवरोध वाली स्थिति है वहां एक सुदृढ़ पुल भी बनाया गया है जिसकी संख्या 45 है। कारगिल जानसर मार्ग 154 दिनों से घटकर मात्र 29 दिन और जौन जिला मार्ग 127 दिनों से घटकर 29 दिन ही अब बंद रह रहा है, यानी कि यातायात की सुविधाओं काफी बढ़ी है। महोदय, जहां तक इन्होंने सर्दियों में लद्दाख के मार्ग के अवरुद्ध होने के कारण पर्यटकों और स्थानीय लोगों को जो भारी परेशानी उठानी पड़ती थी, अब लद्दाख में कनेक्टिविटी सुनिश्चित करने के लिए केंद्र सरकार ने और लद्दाख प्रशासन ने कई कदम उठाए हैं। 138 बर्फ हटाने वाली मशीनों की खरीद की गई है। बर्फ हटाने वाली मशीनों, हाइड्रोलिक क्रेन, रिकवरी वाहन, वर्कशॉप बैंक जैसी सभी आवश्यक मशीनों के द्वारा मार्ग के अवरोधों को हटाने की व्यवस्था की गई है। BRO द्वारा सड़कों को साल भर खुला रखा जा रहा है। फलस्वरूप कारगिल जानसर मार्ग 2019-20 में 154 दिनों की तुलना में, जिसकी चर्चा मैंने पहले किया हूँ, 29 दिन हो गया है और जोजिला का 29 दिन ही अब बंद रह रहा है। जोजिला सुरंग और सिंहकुला सुरंग परियोजना महोदय प्रगति पर है। कनेक्टिविटी और इमरजेंसी के लिए हेलीकॉप्टरों के लिए 23 हेलीपैड और 2 हैंगर का निर्माण कराया गया है ताकि उस बर्फबारी की स्थिति में एक दूसरे जगह से एक दूसरे जगह लोगों को सहायता भी दी जा सके और आवश्यक वस्तुओं को भी हम चाहे वो इमरजेंसी का हो उसको हम वहाँ ले जा सके, पहुँचा सके। सभी 193 ग्राम पंचायतों में 20 साइट कनेक्टिविटी स्थापित कर दी गई है। BRO, NHI, DCL तथा CPWD द्वारा राजनीतिक और लंबी दूरी की सीमा संपर्कता जैसे कि दौलत बेग, ओल्डी, चुशुल और पेंगोंग झील, डेम जोक आदि तक सड़कों की देखभाल की जा रही है ताकि सर्दियों के मौसम में भी यातायात सुगम रह सके। माननीय सदस्य। धन्यवाद अध्यक्ष जी। मैं माननीय मंत्री जी से एक प्रश्न और पूछना चाहता हूँ। संघ राज्य क्षेत्र बनने के पश्चात लद्दाख के विकास में इसका क्या प्रभाव पड़ा, पहला। और दूसरा, वहाँ सिंधु नदी बहती है तो हम हर वर्ष सिंधु दर्शन यात्रा पे सभी देश भर के यात्री वहाँ तीर्थयात्री जाता है, तो लद्दाख में पर्यटन को बढ़ावा लेने के लिए सरकार ने क्या क्या कदम उठाए, माननीय मंत्री जी कृपया बताने का कष्ट करें। महोदय, इसका काफ़ी प्रभाव पड़ा है और कई क्षेत्रों में पड़ा है। सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यटन, कृषि, खेल के क्षेत्र में भी और संरचना के बनने और उसके विकास के कारण रोजगार के अवसर काफ़ी प्राप्त लोगों को हो रहा है, जिसके कारण लोगों के जनजीवन में भी खुशियाँ पहुँच रही है। महोदय, विद्युत जैसे पर्यटन के क्षेत्र में भी 9 पर्यटक मार्ग, 2 पर्यटक सर्किट, 30 ट्रैकिंग मार्ग भी खोले गए हैं। डार्क स्काई रिजर्व की स्थापना की गई है। सियाचिन बेस कैंप को देसी पर्यटकों के लिए खोला गया है। स्वास्थ्य के क्षेत्र में आयुष्मान भारत मिशन के तहत 100% आबादी कवर किए गए हैं। 331 स्वास्थ्य कल्याण केंद्र, 2019 से पहले कोई ऐसा केंद्र नहीं था। डॉक्टर की संख्या बढ़कर 824 से अब 1554 हो गए हैं। शिक्षा के क्षेत्र में विद्यार्थियों का स्कूल जाने की संख्या में काफ़ी बढ़ोतरी हुई है। सरकारी स्कूलों में नामांकन पहले 46,000 था, अब लगभग 54,000 हो गया है। क्योंकि महोदय पूछे कि इसका क्या प्रभाव पड़ा है,
से जब प्रभाव पड़ा है तो हर क्षेत्र में पड़ा है। विद्युत और ऊर्जा के क्षेत्र में वहाँ ऊर्जा संयंत्र का काम शुरू है। 220 kV नुब्रा, 220 kV जानसकर ट्रांसमिशन लाइन निर्माणाधीन है। चांगथांग क्षेत्र के 687 करोड़ रुपए की ट्रांसमिशन लाइन को मंजूरी दी गई है। खेल के क्षेत्र में भी एस्ट्रो टर्फ फुटबॉल स्टेडियम का निर्माण हुआ है। आइस हॉकी रिंग विकसित हो रहा है। महोदय, वहाँ इस प्रकार से वहाँ के विकास को बहुत गति मिली है इन अवसंरचनाओं के पूर्ति के पश्चात। जहाँ तक सिंधु के उस क्षेत्र में जहाँ काफ़ी पर्यटक जाते हैं, तो पहले भी बताया कि महोदय वहाँ तक सिंधु जल का जो केंद्र है वहाँ तक लोगों को पहुँचाने के लिए सिंधु के उस पर्यटक केंद्र तक लोगों को पहुँचाने के लिए हर मौसम में सड़क सुविधा, रोडों के किनारे उनको सहूलियत हो, इसके लिए और संरचना, और वहाँ लोग बाहर से भी जाए तो वहाँ ले के कई 100 करोड़ की लागत से नए वहाँ तकनीक के आधार पर एयरपोर्ट को भी उन्नत और उन्नयन का कार्य हो रहा है। श्री भोला सिंह। धन्यवाद अध्यक्ष जी। अध्यक्ष जी, आज मैं सबसे पहले अपने देश के यशस्वी गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी को गृह मंत्री के रूप में लंबे समय पूरा करने के लिए शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं। अभी हमारे माननीय मंत्री जी ने लद्दाख संघ क्षेत्र में जो विकास के कार्य हुए 2019 के बाद उसकी जानकारी दी। बहुत ही सराहनीय कार्य 2019 के बाद हुए हैं। माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूँ, क्या माननीय मंत्री जी ने संघ राज्य लद्दाख को बनने के बाद कृषि और बागवानी के क्षेत्र में विकास के लिए क्या कदम उठाए हैं, और कदम उठाए हैं तो उनका परिणाम क्या है? महोदय, कृषि और बागवानी पर वहाँ की अर्थव्यवस्था भी काफ़ी हद तक निर्भर है, और वहाँ के कृषि और बागवानी के क्षेत्र में सरकार ने कई कदम उठाई। आप सदन नहीं चलाना चाहते हैं, सदन को नियोजित तरीके से, योजनाबद्ध तरीके से आप बाधित करना चाहते हैं। मैंने प्रयास किया सदन को चलाने का, माननीय सदस्यों का समय होता है, लेकिन आप को कई बार आग्रह करने के बाद भी आप संसद की गरिमा और मर्यादा को गिरा रहे हैं। आप दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र होने के बाद आपका व्यवहार और आपका आचरण संसदीय मर्यादाओं के अनुरूप नहीं है। मैं पुनः आग्रह करना चाहता हूं, सदन अपनी अपनी सीट पर बैठे तो सदन चलेगा। नियोजित तरीके से, योजना तरीके से सदन स्थगित कराना लोकतंत्र के लिए उचित नहीं है। आप देश की जनता की भावनाओं के अनुरूप कार्य नहीं कर रहे हैं। The panchayats in the villages, पंडित जी का कोट पढ़ रहा हूँ, पढ़े आप चुप रहें। When the panchayats will be affected by this poll we set in the sovereign Parliament of India, therefore we, on all of us, rest this great responsibility, not only to behave as we should behave, but to remember always that a million eyes are upon us, and we may not do something that brings the slightest discredit on Parliament or set a wrong line before the people. Thank you, माननीय लोग। प्लीज आप लोग सीट पे, मैं माननीय लोग को बोलने की इजाजत दूंगा। आप सब सीट पे जाएं, आप सभी सीट पे जाएं। आप चेयर पे आरोप लगाएंगे, चेयर की भी बात नहीं सुनते। आप चेयर पे आरोप लगाते हैं, चेयर का पक्ष नहीं सुनते। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का कोर्ट में कर रहा हूँ। रेणुका जी, प्लीज गो बैक टू योर सीट। आप सीट पर जाएं, आप सभी सीट पर जाएं। माननीय लोग को मैं बोल रहा हूँ, प्लीज। आपका धन्यवाद करता हूं कि प्लीज जी, आई एम अलाउइंग यू टू स्पीक। एक मिनट ओनली एलओपी, नोबडी एल्स, प्लीज।
No, don't create. Only LOP. 1 minute. Only LOP. अरे सर, मैं आपका धन्यवाद करता हूं क्योंकि आपने बहुत बड़ा ज्ञान हमको दिया जो हम नहीं लिया पढ़े। मैंने आपसे सर। नहीं लिया। हम बहुत से जो रेफरेंसेस थे जो पढ़े नहीं थे आपने हमको पढ़ाया, इसीलिए आपको धन्यवाद देता हूं। और सर दूसरी चीज मैंने क्या लिखा आपको, मैंने पढ़ता हूं। आई एम राइटिंग टू यू ऑन बिहाफ ऑफ द अपोजिशन पार्टीज इन राज्यसभा। We are astonished and shocked at the manner in which CISF personnel are made to run into the well of the House when the members of the exercising their democratic right of protest. We saw this yesterday and we saw this today. As well as has our parliament being reduced to such a level, this is most objectionable and we condemn it unequivocally. We expect that in the future CISF personnel will not come trooping in the well of the House when members are raising important issues of public concern. ये इतना ही लिखा और मैं आपको लेटर भेजा। Naturally, to inform every members, it is not possible. So I gave press note that I have written like this. One thing, sir, shall I ask you? In last time when Jaitley ji was upper house LOP and Sushma Swaraj ji was Lok Sabha LOP. What they said? उन्होंने क्या कहा? उन्होंने ये कहा डिस्टर्ब करना ये भी एक डेमोक्रेटिक प्रोसेस को स्ट्रेंथन करने का है। और ये कोई प्लीज बोले ना, LOP जी को बोले प्लीज। वो ये कोई बड़ी बात नहीं, ये डेमोक्रेटिक वे में ही हम प्रोटेस्ट कर रहे हैं और ये करते रहेंगे, ये हमारा राइट है। ये उन्होंने कहा तो अगर मैं लेटर लिखा, आपको इतना क्यों ऑब्जेक्शन? टू सेव बोलिए LOP, आपने बोल दिया। No, to safeguard the interest said outside the house of the parliamentary member. outside house दायित्व था आपको। CISF को अंदर लाते हो, मैं फिर CIS को अंदर क्या हम टेररिस्ट है? ये पहले तो यहाँ के स्टॉप पार्लियामेंट को प्रोटेस्ट करती थी। It was Parliament Security Service. Nothing is going on record. I'll come on 267. मैंने आप बोल चुके, माननीय LOP बोल चुके। प्लीज, आपने अपनी बात कह ली माननीय LOP, आपने कह लिया। माननीय LOP को माइक दे। बोले। हमारा आप सभी सर, आप अपनी सीट पे जाएंगे। सर, प्लीज गो बैक टू योर सीट।